सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषारहारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासन या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैषदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम्। गुरुमहिमा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद्मम् मंत्रमूले गुरुर्वाक्यं मोक्षमूले गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद मंत्र। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। भोजन मंत्र। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरवंदना। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु। आप सभी का आज घर की योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 मई 2021 और हम जुड़े हैं अपना एडवेंचर और पतंजलि परिवार जयपुर की तरफ से आयोजित हेल्थ फ्रॉम होम के माध्यम से। बहुत सारे योग साधकों से जुड़ रहे हैं हम और जूम ऐप पर हमारा ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहा है, तो थोड़ा सा देरी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। 3 बार गायत्री मंत्र। पद्मासन में बैठ जाएंगे। ओम वरीण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। एक मिनट का ध्यान मुद्रा। प्रकृति के तीसरे नेत्र पर आप अपना ध्यान लगाइए 1 मिनट के लिए। शांति पाठ करेंगे।
ओम व्योम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का अपना ऑडियंस से योगा सेशन में नित्य प्रतिदिन निःशुल्क चलने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के मेहमानों का भी और नए प्रतिभागियों का भी और हमारी अपना टीम एडवेंचर का आगे का कार्यक्रम संयोजक समीर प्रताप जी। Good morning, all of you. First of so much कि आप इनके समय में निकाल के आज हमें ज्वाइन किया। आज हमें बहुत सी चीजें और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रीति मैम कौन है। तो प्रीति मैम वो पर्सन है जो हर एक लेडी के लिए और हर इंसान के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सकता है। मैम 1997 में राजकीय प्रशासनिक सेवा में 56वां स्थान प्राप्त करके पिछले 23 वर्ष की एज से वो राजकीय सेवा में कार्यरत होते हैं। उन्होंने काफी उल्लेखनीय काम किए हैं और आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय में हैकाथलॉन की जो प्रतियोगिता है उसमें मैम का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। और साथ ही साथ राजकीय सेवा में इतने अच्छे पद पे रहते हुए आज वर्तमान में मैम राजकीय सेवा में महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत है। उसके साथ साथ मैम उसमें रहते हुए भी अब पिछले 26 वर्ष से योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मैम काफी चीजों में एक्टिव मैंने मैम का देखा है, मतलब काफी मैम एक्टिव रहे हैं और आज भी वो लोगों को मतलब निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आज मैम हमसे जुड़े हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमसे जुड़े रहे मैम और हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। Thank you so much, ma'am. Thank you for having me. ओम। आज के सत्र को हम प्रारंभ करेंगे और सत्र का प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले मैं आप सभी योग साधकों का जो अपना एडवेंचर और पतंजलि परिवार के माध्यम से और मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से इस योग सत्र से जुड़े हैं, साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपना एडवेंचर टीम पतंजलि परिवार का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे रूबरू होकर योगाभ्यास जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इस पर चर्चा कर सकूं। साथ में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार से हम इसका अभ्यास कर सकें। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय गहलोत साहब का, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस सत्र को प्रारंभ करवा दिया है। फिर भी मेरुदंड को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति में सीधा बैठते हुए आंखें कोमलता से बंद रखते हुए 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हुए विधिवत इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। और ओम का उच्चारण करने के लिए, ओम जो प्रभु का निज नाम है और अ, उ और म 3 अक्षरों से मिलकर बना है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें समागम है। प्रारंभ, मध्य और अंत का इसमें समावेश है। तो हमारा जो जीवन सृजन से, पालन से और फिर समापन से जो चलता है, उसी का समावेश करते हुए मन को एकाग्र करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें,
श्वास को पूरा गहरा बाहर की ओर निकालते हुए अ, उ और म का उच्चारण। ओम। आज का सत्र मुझे कहा गया था कि कोरोना पर विशेष रखिएगा, क्योंकि पूरे विश्व में तहलका मचाने के बाद आज इसकी जो दूसरी वेव है वो भारत में, हमारे देश के अंदर बहुत कहर बरसा रही है। अपनों की बहुत हानि हमें हुई है और आज के इस परिप्रेक्ष्य में योग की महत्व भी बहुत बढ़ गया है। इवन डॉक्टर्स भी योग के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि यह देखने में आया है कि जो भी निरंतर आसनों का या प्राणायाम का, ध्यान का अभ्यास करते रहे थे या जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्ट नहीं हुए और ऐसा नहीं है कि वो संक्रमण का शिकार नहीं हुए, लेकिन उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी थी। अर्थात संक्रमण ने उनको ग्रसित किया लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हुए। इसीलिए आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास आज विशेष महत्वपूर्ण हो गया है। कोरोना क्या है, कोविड-19 क्या है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी। हम बात करते हैं कि कोरोना का असर शरीर पर कैसे हो रहा है। तो 4 प्रमुख अंग हैं जिन पर विशेष प्रभाव इसका पड़ता है। तो सबसे पहला है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा संक्रमित है और बहुत ही कंटेजियस डिजीज कहलाई है ये, जिसमें जरा से टच से, जरा से श्वास प्रश्वास के लापरवाही से संक्रमण का शिकार लोग हो रहे हैं और बहुत ही विपरीत प्रभाव शरीर पर पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव नासिका के माध्यम से, श्वसन नलिका के माध्यम से लंग्स पर पड़ता है और लंग्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का कार्य करते हैं, रक्त शोधन का कार्य करते हैं। तो यह पूरे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है और जब हमारा ये ऊर्जा का टैंक कोरोना के माध्यम से अटैक होता है तो शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती और अंग हमारे धीरे धीरे विपरीत रूप से प्रभावित होते चले जाते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में प्राणायाम हमारे शरीर पर विशेष प्रभावशाली हो गया है। दूसरा अंग है हमारा पैनक्रियाज, जो जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि सीधा सीधा पैनक्रियाज पे अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट में हमें स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उनका विपरीत प्रभाव पैनक्रियाज पर पड़ता है। तो वैसे ही स्टेरॉइड से डायबिटीज आपकी शूटअप हो जाती है और जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत ही महामारी, बहुत ही विपरीत प्रभाव का कार्य कर रहा है और आज एक नई बीमारी के रूप में, नई नहीं है वैसे, बहुत पुरानी बीमारी है ब्लैक फंगस, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को जिन पर कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ है उन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव इसका पड़ा है और जान की हानि होने की संभावना होने लगी है। तीसरा जो अंग है हमारा वो है हार्ट पर भी बहुत विपरीत प्रभाव कोरोना का पड़ रहा है और एक अंग नहीं है, पूरे शरीर पर जो प्रभाव पड़ा है वो है मोटापे के रूप में।
जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं वे लोग कोरोना का ज़्यादा शिकार हुए हैं, क्योंकि हमारा ये जो मानव शरीर है, एक एक अंग का, इधर हमारे लंग्स हैं, इधर हार्ट है, इधर हमारा लीवर है, नीचे डायफ्राम है, पेनक्रियाज है, स्टोमक है, किडनीज है, हमारे इंटेस्टाइन्स है। तो ये जो अंग है हमारे शरीर के अपना अपना स्थान घेरे हुए हैं। जब मोटापा बढ़ जाता है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये शरीर के अंग संकुचित होने लगते हैं और इनकी क्रियाशीलता घटने लगती है। तो ऐसे स्थिति के अंदर हमारे शरीर पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आसनों का अभ्यास ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे यौगिक जॉगिंग, और यौगिक जॉगिंग के साथ कुछ ऐसी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जो शरीर को सुडौल बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने के लिए आवश्यक है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध, आप सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होने से पहले मैं यहाँ से आभार व्यक्त करना चाहूंगी मेरे प्रेरणा के स्रोत, मेरे फादर, मेरे पिताश्री आदरणीय रामवल्लभ जी का, जो मेरे को प्रेरणा देने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन के लिए इस जूम ऐप से जुड़े हैं, और आदरणीय विजय दीदी का, जो महिला पतंजलि योग समिति पूरे राजस्थान की प्रभारी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो आइए खड़े हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म यौगिक क्रिया है, ये यौगिक जॉगिंग। न केवल शरीर को गर्म करती है, वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी इसमें है, और शरीर को स्वस्थ बनाती है, फिट रखती है, बॉडी को शेप में रखती है। तो धीरे धीरे अपने स्थान पर जॉगिंग। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत से ऐसे लोग इसमें ये भी जुड़े होंगे जो कि इस तरह से जंपिंग नहीं कर सकते, उछल नहीं सकते। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे वॉकिंग से, अपने स्थान पर स्थिर चालन की क्रिया। चले, बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए। आज हम लॉकडाउन में भी बैठे हैं, घर में ही सीमित हो गए हैं, तो भी शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको इतनी सी स्थान बहुत है, 6x4 का ये मैट बहुत है। अपने स्थान पर चलिए और लगातार चलते रहें। जो लोग जॉगिंग कर सकते हैं वे लोग मेरे साथ आइए जॉगिंग करते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, वजन ज्यादा है, लेकिन करना तो है ही, तो वो इस तरह से वॉकिंग करें। मैं दोनों को बता रही हूँ, जो युवा साथी हैं और जो एक एज में जा चुके हैं, जो स्वस्थ हैं और जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जंप नहीं कर सकते, दोनों के लिए मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो आइए यौगिक जॉगिंग और यौगिक वॉकिंग साथ साथ करेंगे। आप लगातार इस तरह से जॉगिंग कीजिएगा तो धीरे धीरे बॉडी वार्म अप भी होगी और आपके हार्ट को, आपके लंग्स को बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट उस पर आएगा। और अगली क्रिया पहले धीरे धीरे करेंगे। दाएं हाथ को ऊपर उठाया, मुठ्ठियां बंद, बाएं हाथ पीछे और ऑपोजिट लेग। ये तो हमारा धीरे धीरे है और अब इसे हम लगातार करेंगे। और अगली क्रिया, दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ नीचे से स्पर्श करेंगे। मैं ये कोई भाई साहब जुड़े हैं तो शायद वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो कृपया मजाक नहीं उड़ाइए। ये ब्लू टी शर्ट वाले जो जुड़े हैं, आप इस तरह से, मुकेश जी,
हम घुटने के लिए कर रहे थे। ये आपकी थाई मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। और इसे जंपिंग के साथ हम करेंगे। और रुक जाएंगे, दोनों हाथ कमर पर, घुटने को झुकाइए, सीधा कीजिए। शरीर को फिट रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप रिगरस एक्सरसाइज कीजिए। शरीर को फिट रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाइए। आप घर पर रहकर भी आप इस तरह से छोटी छोटी क्रियाएं कीजिए। यौगिक क्रियाएं हैं, लेकिन शरीर के एक एक जॉइंट पर, शरीर के एक एक मसल पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और मांसपेशियां, मसल्स आपकी स्ट्रांग बनती हैं। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ, साइड में झुकाइए। जिनके घुटनों में दर्द है वो धीरे धीरे नहीं कर सकते, हल्का हल्का। जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। और आइए अगली क्रिया, इसे हम वीरासन की स्थिति में करते हैं। राइट साइड में पहले शरीर को टर्न कीजिए और घुटने को, राइट घुटने को मोड़िए, बायां पैर को सीधा सामने की तरफ देखिए। दूसरी तरफ से शुरू में आप धीरे धीरे कीजिए, उसके बाद स्पीड के साथ, गति के साथ अभ्यास कर सकते हैं। मिला लेंगे और अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, सिर को गोलाकार घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज दिशा में धीरे धीरे सिर को गोल घुमाएं। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए। विपरीत दिशा में दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ ऊपर। और आइए पूरे हाथ को, पूर्ण भुजा शक्ति विकास की क्रिया है, और हाथों को कंधों से गोल घुमाएं। पहले सीधी तरफ से और अब ऑपोजिट साइड से। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास भरते हुए राइट साइड में पीछे टर्न करेंगे, पीछे की तरफ देखिए। 1 श्वास भीतर, 2 सामने की ओर आते हुए श्वास बाहर, 3 लेफ्ट साइड श्वास अंदर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हाथों को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए। 1, दोनों हाथों में कंधों के समान अंतर, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में। 2 3 4 5 6 7 8। अगली क्रिया, वेस्ट रोटेशन, कमर को गोल घुमाएं। ऑपोजिट साइड से।
और आइए इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। धीरे धीरे दाईं तरफ राइट साइड में दाएं हाथ को दाएं घुटने से स्पर्श करें, बाएं हाथ बाएं कान के साथ, और धीरे धीरे हाथ को नीचे की ले जाएं। श्वास बाहर निकालें, कुछ देर रुकिए, श्वास भरते हुए ऊपर, और यही क्रिया बाईं तरफ से। साइड में बने हुए एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए, क्योंकि बॉडी फैट को, पेट, वेट और फैट तीनों को कम करना है, तो ये क्रियाएं आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। क्योंकि आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम रही तो न केवल कोरोना बल्कि और भी डिजीज की संभावना शरीर में बढ़ जाती है। इसलिए शरीर में मोटापा बिल्कुल नहीं रहने देना है। तो आइए गति के साथ अभ्यास करेंगे। और इसी स्थिति में अगला अभ्यास हम करेंगे कोणासन। इसी स्थिति में बायां हाथ दाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श करें, दायां हाथ ऊपर ऊपर की तरफ देखिए। यही स्थिति लेफ्ट साइड से, और स्पीड के साथ, गति के साथ अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कीजिए। दोनों पैर मिला लेंगे। अगला अभ्यास देखिए, यौगिक जॉगिंग के साथ साथ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं भी हो रही है, और आसनों का अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास भी हो रहा है। तो पूर्वोत्तानासन की स्थिति में श्वास को भरते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाएं, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ आते हुए पादहस्तासन की स्थिति में, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा गति के साथ। लेकिन कमर दर्द वाले आगे क्यों नहीं झुकेंगे? जिनके पेट में दर्द है, हर्निया है, वे लोग पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। ये सावधानी के साथ अभ्यास करेंगे और अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि मैं स्पीड से कर रही हूं तो आप भी स्पीड से करें, और आप स्पीड से कर सकते हैं, मेरे को देख के धीरे करने लग जाए। तो योर बॉडी कैपेसिटी इज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डूइंग आसन्स। इस क्रिया में आपके पेट का मोटापा और आपका हिप का मोटापा दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। और आइए इसके बाद जंपिंग जैक्स, पीटी की एक्सरसाइज। तो जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं, पैर को दाएं ले जाइए, फिर पैर को बाएं ले जाइए, हाथों को साथ में ऊपर कीजिए। ये तो धीरे धीरे, और बाकी अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। और इसी में ट्विस्टिंग, कमर को रोटेट कीजिए। बहुत बढ़िया आप सभी के लिए। ये किया हमने खड़े होकर किए जाने वाली यौगिक क्रियाएं। और समय की सीमा को देखते हुए आइए हम बैठ करेंगे अभ्यास प्राणायाम। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं एथलीट भी रही हूं, इसलिए जो प्रभाव शरीर पर योगाभ्यास का रहा है वो मैंने एथलीट के रूप में अपने शरीर पर नहीं देखा था। मेरुदंड को सीधा रखते हुए, और आज के साइंटिफिक वातावरण में जो एथलीट होते हैं, जब उनको अभ्यास कराया जाता है तो आप यकीन मानिए उनको कूल डाउन के रूप में प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। क्योंकि प्राणायाम में श्वासों पर पूरा नियंत्रण आपका रहता है।
तो प्राणायाम श्वास विज्ञान है, वह धुरी है जिसके चारों ओर आपका जीवन चक्र चल रहा है। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और सुनने का काम कान से कीजिए। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, उससे पूर्व यह जान लें कि प्राणायाम क्या है और क्यों आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है। प्राण प्लस आयाम, चूंकि हमारे सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, तो संस्कृत का शब्द है प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। प्राण यहां पर प्राण वायु को कहते हैं, अर्थात ऑक्सीजन। तो हम जब श्वास भीतर की ओर भरते हैं तो न केवल वायु को भरते हैं, अर्थात हम कहते हैं जी हमने श्वास भरा, तो वातावरण में स्थित जो वायु है वो भीतर जाती है, और उसी वायु के अंदर जीवनी शक्ति होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। इस वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और छोटा सा हिस्सा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन छोटी छोटी अलग अलग गैसेस का है। तो जब हम श्वास को भीतर की ओर भर रहे हैं, तो हम बात करते हैं श्वास को भीतर करें, ऑक्सीजन को गहरा भरने का प्रयास करें। तो श्वास जब हम अंदर की ओर भर रहे हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, और सारी अन्य गैसें भी जा रही है। लेकिन हमारे लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और पूरे शरीर में लंग्स ही ऐसे पार्ट है जो ऑक्सीजन को सीधे सीधे एब्जॉर्ब करते हैं। डायरेक्टली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को केवल और केवल लंग्स में स्थित सेल करते हैं। लंग्स में सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ब्लड प्योरिफिकेशन का कार्य करते हैं। ब्लड प्योरिफिकेशन, मैं ये अपना एडवेंचर वालों से निवेदन करूंगी, कोई ये मुकेश जी हैं, इनको हटा दीजिए। सर मुकेश हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल पिक लग रही है वो। तो मैं बात कर रही थी कि लंग्स के अंदर ब्लड प्योरिफिकेशन का कार्य हो रहा है, और ब्लड प्योरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का खेल है। यदि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है तो वो प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यदि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्लड इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें और गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेन पार्ट है। जब हम श्वास को गहरा भीतर भरते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में समाहित होती है, और लंग्स के माध्यम से जो ब्लड है, ब्लड में डिसॉल्व होती है, ब्लड हार्ट के पास जाता है, हार्ट पंपिंग के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो दोस्तों, यदि मेरे इस पार्ट में दर्द होने लगा है या इस पार्ट में प्रॉब्लम आने लगी है, इसका मतलब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। और यदि ब्लड सर्कुलेशन इसमें प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब यहाँ के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो प्राणायाम का यहीं पर कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया तो आप रोज लेकर रहे हैं, जीवन पर्यंत करेंगे। प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त है। तो श्वास प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में केवल आधा लीटर ऑक्सीजन का खेल चलता है। और जब हम लंबे गहरे श्वास भरते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, प्राणों का शरीर में नियमन करते हैं, उनका फैलाव करते हैं, उनका ठहराव करते हैं, उनको संतुलित करते हैं, तो शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। यहीं से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है, क्योंकि सेल को ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन चाहिए। यदि उसे ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन मिलेगी
तो वो स्वस्थ रूप से कार्य करेगा। वो स्वस्थ रूप से कार्य करेगा तो आपके ऑर्गन्स ठीक रूप से काम करेंगे, टिश्यूज ठीक रूप से काम करेंगे, तो बॉडी सिस्टम आपके अपने आप ही परफेक्ट होने लग जाएंगे। तो आइए और हम बीच बीच में बात करते जाएंगे। तो मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। ध्यान क्या देना है? जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगाया है उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। मैंने अपने घर में भी और बाहर भी जो कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनको देखा है। पोस्ट कोविड इफेक्ट में भी यह देखने में आया है कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोरोना का अटैक होता है, आप निमोनिया की जिनको शिकायत होने लगती है, तो क्या होता है? श्वास तेजी से भरते हैं और जल्दी से छूट जाता है, अर्थात होल्ड नहीं कर पाते श्वास को। तेजी से छूटने का मतलब आपके लंग्स सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जब भस्त्रिका प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं, अधिकतम ऑक्सीजन को लिया और दुगने रेशियो के साथ उसे बाहर छोड़ा, यही कंट्रोल है, यही नियंत्रण है श्वासों पर। तो पूरे ध्यान के साथ मध्यम गति मध्यम शक्ति का प्रयोग सभी के लिए, लेकिन जो युवा है और जो वर्षों से योग साधना करते आ रहे हैं वे लोग तीव्र गति से भी अभ्यास कर सकते हैं। तो 100 मीटर जितना आप भाग के आते हैं उतना 1 मिनट इस तीव्र गति से अभ्यास करने में लाभ हो जाता है लंग्स को। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, सभी को ये नहीं करना है। सभी को अभ्यास अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। तो जो रोगी हैं, जो नए साधक हैं और जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, वे लोग मध्यम गति से अभ्यास कीजिए। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और बिना रोके पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ऐसा शिव संकल्प, ऐसे भाव कि प्रातः काल की इस बेला में जब चारों ओर अधिकतम ऑक्सीजन का संचार हो रहा है, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य करुणा, दिव्य शांति, दिव्य आनंद चारों ओर से हम पर बरस रहा है और श्वासों के साथ मेरी देह में प्रविष्ट हो रहा है। पूरे भाव के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो यकीनन उसी अनुरूप सकारात्मक रूप से हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। अधिकतम ऑक्सीजन को अपने भीतर भरने का प्रयास और अधिकतम वायु को बाहर की ओर निकालने का प्रयास, यही है भस्त्रिका। भस्त्रिका संस्कृत का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है धौंकनी। तो एक संतुलित मात्रा में धौंकनी में जब लुहार, आजकल लुहार नहीं है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में उस चमड़े के बैग में जब हवा भरकर वो छोड़ते थे हवा को, वायु को, तो नीचे रखे हुए कोयलों के अंदर सुप्त पड़ी अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। यदि तेजी के साथ वायु को छोड़ेंगे तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी बल्कि कोयले बिखर जाएंगे। यही क्रिया हमारे शरीर के भीतर चलती है जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं और लंबा गहरा श्वास इक्वल रेशियो में बाहर की ओर निकालते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है वॉइस नहीं आ रही है, तो मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मेरी। आप टोपी वाले भैया जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। एक दो लोगों का मैसेज आया है इसलिए, तो शायद उन्हीं के सेटअप पे प्रॉब्लम होगी। हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात कर रहे थे।
तो वो धौंकनी जो है वो हमारे लंग्स कार्य कर रहे हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। जो संजीवनी शक्ति की हम बात करते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी रेजिस्टेंस पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारी इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। तो जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें साइनस है, जिन्हें श्वास एलर्जी है, सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत रहती है, जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है, उनके लिए अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत उपयोगी है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो कितनी देर करना है? प्रीति मैम आप अपने आप को कितनी देर अभ्यास करना है? 5 से 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे 2 से 5 मिनट अभ्यास कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। जो ज़्यादा छोटे हैं 2 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, आसनों का अभ्यास बच्चों के लिए 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को अभ्यास हम करा सकते हैं। 8 वर्ष से नीचे के बच्चे, उनकी खुद की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, तो 8 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों को आसनों का अभ्यास कराना चाहिए। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास जैसे ही हमें समझने की बुद्धि आती है तब से आप कर सकते हैं, और जब तक आपका जीवन है तब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया तो अनवरत आपकी चल रही है। चरय व्यति चलते रहो के सिद्धांत पर, क्योंकि जिस दिन ये श्वास रुक जाएंगे उस दिन हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। तो श्वासों को भीतर की ओर भरें, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें, यही भस्त्रिका प्राणायाम है। मानसिक शांति पाने के लिए जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं उनके लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान लगाने से मन शांत हो जाता है। तो आइए अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना, पेट का अंदर जाना। आप देखिए, फिर से हम श्वासों पर नियंत्रण कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास की इस क्रिया के अंदर स्वाभाविक रूप से श्वास भीतर की ओर जा रहा है, लेकिन हमारा प्रयास, हमारी कोशिश श्वास को बाहर की ओर निकालने पर रहेगी। और श्वास को बाहर की ओर निकालने में प्रेशर के साथ श्वास बाहर की ओर निकलता है, तो श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। वायु का जो घर्षण श्वसन नलिका में हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड भी सक्रिय होता है, साथ ही जो अवरोध है आपका नेसल पैसेज और आपका थ्रॉट जो है वो क्लियर होता है, साथ ही प्रभाव आपके लंग्स पर भी पड़ रहा है। ओम बहन जी, कुछ नए साधक जुड़े हैं, उनके लिए एक बार जल्दी से विधि बता दें। कपालभाति की विधि देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम पहले हमने किया। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर कुछ नए साधक जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। पहला अभ्यास हमने भस्त्रिका किया तो लंबा गहरा श्वास लिया, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाला। यह 5 से 10 मिनट हम अभ्यास करते हैं। और इसके बाद हम अभ्यास कर रहे हैं कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। दोनों क्रियाएं साथ हैं, श्वास का बाहर की ओर जाना, पेट का अंदर की ओर जाना। कुछ लोग देखकर गलत ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए मैं सचेत करना चाहूँगी, यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप किसी योग विशेषज्ञ को या किसी अपने जानकार को वीडियो भेजकर या वीडियो कॉलिंग कर कर अपने आप को चेक करा लीजिएगा। तो श्वास को बाहर की ओर छोड़ना, श्वसन नलिका पर लंग्स का प्रभाव मैंने बताया। यह भी देखिए कि पेट आपका अंदर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। इस क्रिया के अंदर जो शरीर के मध्य भाग में स्थित अंग है, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी का मंथन हो जाता है, क्योंकि ये सभी अंग कार्य करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, और बार बार पेट के अंदर जाना, बाहर के आना इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जब ये एक्टिव रूप से कार्य करते हैं तो न शरीर में डायबिटीज होती है, न शरीर में कब्ज की शिकायत रहती है, न शरीर में पेट में गैस बनती है, आंतों में मल का निष्कासन आसानी से होने लगता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर,
आपकी किडनीज, इन सभी का, ये सभी आरोग्य को प्राप्त करते हैं। तो कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास अवश्य कीजिए। मैडम, could you repeat it please? आप सीरियसली सुन तो रहे नहीं है, बीच बीच में बात कर रहे हैं और आप फिर रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। श्वासों को बाहर की ओर निकाला हमने, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी और श्वास का बाहर की ओर आना, पेट का अंदर की ओर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। कहने का तात्पर्य है प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर की ओर निकालना है, प्रयास पूर्वक श्वास को भीतर की ओर नहीं लेना है। प्राणायाम कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, तो यह ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल है। आप मुझे चंद्रकांत जी फिर दिख रहे हैं। आइए, पूरे भाव के साथ हम अभ्यास कर रहे थे कपालभाति का। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। जब तक आप आंखें खोलकर अभ्यास करेंगे आपका मन भटकता रहेगा, जैसा मैं आपके लिए स्पेशली कह रही हूँ। आंखों को बंद रखते हुए पूरे भाव के साथ कीजिए, आपको अपने आप उसका लाभ महसूस होने लगेगा, क्योंकि प्राणायाम मन व इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। प्राणायाम मन व इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। प्राण का सीधा संबंध मन से होता है, मन का सीधा संबंध बुद्धि से होता है, बुद्धि का सीधा संबंध आत्मा से होता है और आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। और योग में जो अर्थ है योग का वो है मिलन, जोड़ना, और यौगिक परिप्रेक्ष्य में आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। इस स्थिति के अंदर लगातार श्वासों को जब हम बाहर की ओर छोड़ते हैं तो मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर में जो भी रोग है, मेरे शरीर में जो भी दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये शरीर के साथ, श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। फिर शरीर आपका पूर्णतया स्वस्थ, पूर्णतया निरोग महसूस करता है। इस भाव के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो निसंदेह आपको उसी अनुरूप लाभ महसूस होगा। और मैं महिलाओं का विशेष आग्रह चाहूंगी, महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है कपालभाति का अभ्यास, क्योंकि यूट्रस में आए हुए फाइब्रॉइड्स को दूर करता है, पीरियड्स की अनियमितता को दूर करता है। पीरियड्स के टाइम में हमें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, लेकिन बाकी समय हम लगातार कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो माहवारी की अनियमितता दूर होती है, पीरियड्स की जो पीड़ा होती है वो दूर होती है। तो महिलाओं से मैं विशेष आग्रह कर रही हूँ कि कपालभाति का नियमित अभ्यास करें, प्रतिदिन 10 मिनट करें। मधुमेह के रोगी 15 मिनट अभ्यास कर सकते हैं और जो जीर्ण रोग से ग्रस्त हैं वे लोग 20-25 मिनट भी अभ्यास कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि 90% रोगों से में लाभ मिलता है इस अकेले कपालभाति के अभ्यास से। तो कपालभाति दोस्तों वैसे ग्रंथों में, शास्त्रों में हमारे षटकर्म की क्रिया के रूप में माना गया है, लेकिन श्वासों में का पूरा रोल है इसके अंदर। और प्राणायाम क्या है? प्राणों पर नियंत्रण। इसमें हम श्वासों पर नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए इसे प्राणायाम के रूप में भी हम अभ्यास करते हैं। विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकने के बाद किया जाता है और त्रिबंध के साथ, महाबंध के साथ अभ्यास करते हैं। त्रिबंध 3 बंध है। बंध षटकर्म का एक भाग है।
और बंद के माध्यम से हम शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, शरीर की शक्ति को बढ़ा देते हैं, शरीर को पोषण प्रदान करता है बाह्य प्राणायाम। करने की विधि, इसके बाद पहले मैं एक चीज और बताना आपको चाहूंगी। यौगिक भाषा में श्वास को लेना रेचक कहलाता है, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना पूरक कहलाता है, और श्वास को भीतर की ओर रोकना यह कुंभक कहलाता है। हठयोग में इसे, जब हम श्वास को बाहर की ओर निकालते हैं तो बाह्यंतर वृत्ति कहते हैं, जब श्वास को भीतर की ओर लेते हैं तो इसे अभ्यंतर वृत्ति कहते हैं, और जब हम रोकते हैं श्वास को, कुंभक की स्थिति को हम स्तंभ वृत्ति कहते हैं। और योग क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना। तो श्वास को हम भीतर की ओर लेकर भी रोक सकते हैं, श्वास को हम बाहर की ओर निकालकर भी रोक सकते हैं। रोकना किन्हें नहीं है? जिनका बीपी हाई रहता है या जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, इन लोगों को श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना है, अर्थात उन्हें बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही 3 बंध मैं बता रही हूं। तो विधि है बाह्य प्राणायाम की, लंबा गहरा श्वास हमने भीतर की ओर भरा और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दिया। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को बाहर की ओर रोकते हुए सबसे पहले हम लगाते हैं मूल बंध। मूल यानी हमारे गुदा द्वार का नीचे का हिस्सा, मेरुदंड के नीचे का हिस्सा जो हमारा मूल क्षेत्र है, गुदा द्वार को ऊपर की ओर, एनस को ऊपर की ओर खींचकर संकुचित करके रखें, यह है मूल बंध। तो शक्तियों का ऊर्ध्वगमन स्टार्ट होता है मूल बंध से। और वायु का त्रिदोष, वात पित्त और कफ, अर्थात वात को संतुलित रखता है मूल बंध। फिर पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करते हुए हम लगाते हैं उड्डयन बंध। नाभि का क्षेत्र है, यह हमारे पित्त को प्रभावित करता है, तो पित्त को कंट्रोल करता है उड्डयन बंध। अगला यह है हमारा, ठुड्डी को हम कंठकूप से लगाते हैं गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए। तो यहाँ पर हम श्वास को भीतर की ओर रोक के ठुड्डी को कंठकूप से लगा रहे हैं, यह है जलंधर बंध जो हमारे कफ को कंट्रोल कर रहा है। तो वात पित्त और कफ को कंट्रोल करता है यह बाह्य प्राणायाम, क्योंकि त्रिबंध के साथ, तीनों बंध हम एक साथ लगा रहे हैं, तो त्रिबंध की स्थिति जिसे हम महाबंध भी कहते हैं। तो लंबा गहरा श्वास हमने भीतर की ओर भरा, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दिया, मूल बंध लगाया, उड्डयन बंध लगाया, जलंधर बंध लगाया। यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध को खोल देंगे। यह एक बार हमने आवृत की। एक और सावधानी उनके लिए जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे लोग जलंधर बंध नहीं लगाएंगे, अर्थात गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। तो बाकी लोग 2 बार और हम अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल के रोक दीजिए, मूल बंध लगाएं, गुदा को ऊपर खींचिए, उड्डयन बंध, पेट को अंदर कीजिए, जलंधर बंध, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, यथाशक्ति रुकें, चेहरे को सामने की ओर करें, जलंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध को खोल दीजिए। श्वास को रोकना अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती नहीं करनी है शरीर के साथ। तीन बार हमने अभ्यास किया बाह्य प्राणायाम का। अगला अभ्यास हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, और उज्जाई प्राणायाम करें उससे पहले थोड़ी सी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बैठकर। पैरों को सीधा खोल लेंगे, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, और पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। जब बैठकर हम पैरों को इस तरह से खोलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पैर के पंजे तक प्रवाहित होने लगता है, और ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं
जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, शरीर के एक एक जोड़ को उपयोगी बनाती है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं, पहले सीधा फिर विपरीत दिशा में, और अर्ध तितली आसन अर्थात बटरफ्लाई का हाफ पोज। घुटने को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे करेंगे तो श्वास को भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। और जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो स्पीड के साथ हम, गति के साथ अभ्यास करेंगे। तो हिप जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी क्रिया। और इसी स्थिति में पैर को ऊपर उठाएंगे और प्रसन्नता के साथ, हास्यासन के साथ पैर को दाएं बाएं, आप देखिए आपकी जंघा की जो नीचे की तरफ है ये हैमस्ट्रिंग मसल कहलाती है मांसपेशी, और ऊपर दोनों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही आपके हिप जॉइंट को एक्टिवेट करता है। तो दाएं और बाएं प्रसन्नता के साथ और दूसरे पैर से यही क्रिया, पहले पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, सीधा विपरीत दिशा में, और हाफ बटरफ्लाई, और फिर से प्रसन्नता के साथ हास्यासन करते हुए और दोनों पैरों को मिला के रखते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। घुटने को ऊपर नीचे करते हुए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने की ओर। और हिप जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, यहाँ की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है क्रिया। तो आइए फिर से बैठते हुए अगला अभ्यास हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई शरीर को पोषण देने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी। करने की विधि, लाभ है श्वसन नलिका को क्लियर करता है आपकी, और साथ में थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हाइपो और हाइपर दोनों प्रकार के थायराइड में लाभदायक है यह उज्जाई प्राणायाम। और श्वसन नलिका में अवरोध की वजह से जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी। करने की विधि, गले की नस नाड़ियों को जब हम संकुचित करते हैं तो हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है, उसी ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है। जलंधर बंद की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर लेकर रोक के रखेंगे। यथाशक्ति रुकने के बाद चेहरे को सामने की ओर करते हुए लेफ्ट से एक्सेल करना है, अर्थात राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से एक्सेल कीजिए, बाईं तरफ से श्वास को बाहर की ओर निकालें। 2 बार और अभ्यास करेंगे। एक बार और अभ्यास करें। सावधानी रखनी है कि जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना है। सावधानी रखनी है कि श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं और प्राण पर नियंत्रण आपका होना चाहिए।
श्वास को भीतर की ओर संतुलित रूप में लेना, श्वास को बाहर की ओर संतुलित रूप में छोड़ना। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया आप 24 घंटे करते आ रहे हैं। जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आप जीवित हैं तब तक यह क्रिया चलती रहेगी। लेकिन प्राणायाम और सामान्य श्वास प्रश्वास में यही अंतर है कि प्राणायाम में हम श्वासों पर नियंत्रण के साथ अभ्यास करते हैं। कब हमें छोड़ना है, किस गति से हमें छोड़ना है, कब हमें लेना है, किस गति से लेना है, और कब हमें रोकना है। तीनों का संगम, रेचक, कुंभक और पूरक का कॉम्बिनेशन, बैलेंस प्राणायाम है। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने की विधि देख लीजिए। दाएं हाथ से राइट हैंड को उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, अर्थात दायां स्वर आपका बंद हो जाएगा। बाएं से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर की ओर भरें। और अगर अंगूठे से आप बंद करें तो मध्यमा और अनामिका, तर्जनी और कनिष्ठिका को हम उपयोग में नहीं लेते, ताकि थोड़ा हाथ हमारा ऊपर की ओर रहे। जब हम हाथ को इस तरह से नीचे की ओर करते हैं तो गंदा हमारे हाथ पर आता है, और बाद में हम जब ये पामिंग की क्रिया करते हैं तो हमारी आंखों पर टच होता है। इसलिए हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर अभ्यास करेंगे। बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, दाएं से श्वास को बाहर की ओर निकालें। राइट से वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, लेफ्ट से वापस श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। इस आवृत्ति को लगातार दोहराते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में स्थित एक एक नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर कर देता है, अर्थात नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया अनुलोम विलोम। अभ्यास वही, रेशियो वही श्वास प्रश्वास का। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगाया है उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। इस रेशियो के साथ अभ्यास करेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रांग बनेगा। तो जिन्हें नजला, साइनस आदि की शिकायत है, श्वास एलर्जी की शिकायत है, उनको तो लाभ मिल ही रहा है। इसका जो पूरा प्रभाव है वो आपके मन पर पड़ता है। मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में उठने वाले विचार शांत होने लगते हैं। और अनुलोम विलोम का अभ्यास शरीर में शीतलता, उष्णता का समन्वय बनाकर रहता है, उनमें बैलेंस बनाकर रखता है। क्योंकि जब बाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर में शीतलता आती है, चंद्र स्वर आपका सक्रिय होता है, और दाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर में उष्णता आती है, सूर्य स्वर सक्रिय होता है। और जब दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं तो ईड़ा और पिंगला, अर्थात चंद्र स्वर चला तो ईड़ा नाड़ी सक्रिय हुई और सूर्य स्वर चला तो पिंगला नाड़ी सक्रिय हुई। और जब दोनों में बैलेंस होता है तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है। तो ईड़ा हमारी गंगा के रूप में, पिंगला हमारी जमुना के रूप में, और सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती के रूप में स्थापित है। और यहाँ जो आज्ञा चक्र पे है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर इनका संगम होता है। तो शरीर के भीतर ही हमारे संगम का जो लाभ है वो हमें मिल जाता है। कैसे कि शरीर में सकारात्मकता प्रकाश प्रवाह होने लगता है, नेगेटिविटी शरीर से सारी बाहर निकल जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे विचारों को शांत कर देता है। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट है उनके लिए बहुत लाभप्रद रहता है। मेमोरी पावर आपकी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाता है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी। 2 से 5 मिनट प्रतिदिन में अभ्यास करें। सामान्य साधक के रूप में आप 10 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, निश्चित ही बहुत ही लाभ रहेगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि जिन्हें बुखार है
तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। जिन्हें लंग्स जिनके अफेक्ट हो गए हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भ्रमर से बना है, भंवरा, और कहते हैं भंवरे की स्मरण शक्ति विश्व में सबसे ज्यादा है। लाखों फूलों का वो पान करता है और एक फूल पर दोबारा कभी नहीं आता, इतनी तेज उसकी स्मरण शक्ति होती है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मन की चंचलता को दूर करता है। आंख, कान और नाक इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति दिलाता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गले रोग संबंधी रोगों से में लाभ। तो अभी मैं कल एक पढ़ रही थी, तो ब्लैक फंगस वाला जो प्रॉब्लम आया था उसमें भ्रामरी प्राणायाम का जो हम उच्चारण करते हैं, उससे हमिंग करते हैं, तो जो वाइब्रेशन उठते हैं उन वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन हमारा ब्रेन को प्रॉपर होने लगता है। और विश्व में, पूरे संसार में ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो ब्रेन को वाइब्रेट करे। तो भ्रामरी प्राणायाम की उपयोगिता यहाँ पर ब्रेन को पोषण प्रदान करने में बहुत लाभकारी होती है। इसीलिए स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। बच्चों के लिए बहुत लाभकारी भ्रामरी प्राणायाम। करने की विधि, दोनों हाथ के ऊपर उठाएंगे। पहली अंगुली तर्जनी को आईब्रोज के ऊपर ललाट पे लाके रखेंगे। मध्यमा अर्थात सबसे बड़ी अंगुली को ये आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखिए। शेष अंगुलियां मिला लीजिए और मिलाना इस तरह से है कि नासिका बंद नहीं हो। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। यह स्थिति, यह मुद्रा कहलाती है क्षणमुखी मुद्रा। तो क्षणमुखी मुद्रा में हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क में चेतना का विकास होता है और सुप्त पड़ी संजीवनी शक्ति माइंड को एक्टिवेट करती है। इस स्थिति में क्षणमुखी मुद्रा में हम जब लंबा गहरा श्वास लेके श्वास को बाहर की ओर निकालते हैं तो मुंह को बंद रखते हुए नाद में ओम ध्वनि का उच्चारण इस प्रकार, जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। तो आइए 3 बार हम अभ्यास करते हैं। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरा, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन। ओम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम ध्वनि, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अ, उ और म का कॉम्बिनेशन। तो जो पूरी सृष्टि का सृजन करता है, प्रभु का निज नाम है, उस ओम ध्वनि को हम लंबा गहरा श्वास लेते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले अ उ की संधि करते हुए ओ का उच्चारण लंबे समय के लिए और म का उच्चारण मुंह को बंद करते हुए क्षण भर के लिए 3 बार अभ्यास।
और अंत में हम अभ्यास करेंगे प्रणव ध्यान का। और इस स्थिति में आपका पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के आने और जाने पर आंखें कोमलता से बंद रखते हुए पूरा भाव श्वास प्रश्वास पर, कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के अंदर व बाहर आ जा ना सके, ऐसा नियंत्रण आपका श्वासों पर। आंतरिक दृष्टि से श्वास प्रश्वास की क्रिया को दृष्टा भाव से देखने का प्रयास करें। अपनी श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया से आपका मन शांत होने लगता है। मन में उठने वाले सारे विचार शांत होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने आप को अपने प्रभु के प्रति पूर्णतया समर्पित करते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। अपने प्रभु से प्रार्थना कि हे प्रभु, इस संसार का कल्याण करें। इस विश्व में आई हुई यह संकट की घड़ी एक छोटे से विषाणु, एक छोटे से वायरस ने जो पूरे संसार में कहर मचा रखा है, अपनों की जो हमें हानि हुई है, हे प्रभु इसे अब शांत कीजिए। हे प्रभु, मेरा प्रत्येक कार्य आपको समर्पित है। मेरा प्रत्येक कर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ आपकी प्रेरणा से कर रहा हूँ। मैं जो भी खा रहा हूँ, जो भी भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, वह आपका प्रसाद रूप है। जब प्रभु के प्रति समर्पित होकर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा अहंकार टूटने लगता है, मैं का भाव खत्म होने लगता है, और जहाँ मैं नहीं वहाँ सिर्फ प्रभु। यही स्थिति है जब आपका मन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति में सकारात्मकता का शरीर में संचार होता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। यही विचार है जो मन को शांत कर देते हैं। आज के समय की विशेष आवश्यकता, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना और नेगेटिविटी का सीधा सीधा संबंध है। जो ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ रहते हैं, उमंग के साथ रहते हैं, वो योग करते हैं, भोग में नहीं रहते। ऐसे लोग पॉजिटिव विचारों से भरे हुए होते हैं। यदि वे संक्रमित हो भी जाते हैं तो उनके पॉजिटिव थॉट्स उनको जल्दी ही इन्फेक्शन से बाहर की ओर लाने में सहायक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक विचारों जिनमें रहते हैं, वे उन पर कोरोना जल्दी प्रभावी हो जाता है। इसलिए मन को साफ करते हुए, मन को विचार शून्य बनाते हुए मन को सकारात्मकता के रूप में जागृत करते हुए ध्यान का अभ्यास विशेष लाभप्रद। दोनों हथेलियों का दर्शन करेंगे। और जब हथेलियां आपकी गर्म हो जाए तो कटोरी नुमा हथेलियों को बना के दोनों आँखों को कोमलता से ढकें, इस प्रकार कि बाहर की रोशनी आपको दिखाई नहीं दे, और आँखों को कोमलता से खोलिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए
कल्याणकारी बने। ओम शांति 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 ओम। ये पामिंग की क्रिया है जो आँखों को रिलैक्स करती है। इसे आप 2-3 बार दिन में जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या अध्ययन का कार्य करते हैं, आँखों में थकान महसूस होती है तो पामिंग की क्रिया कीजिए। नेचुरल ऊष्मा आँखों को प्राप्त होती है, क्योंकि जो फंगस की प्रॉब्लम है वो नमी से आती है और यह आपके आँखों को स्फूर्ति प्रदान करती है। प्राणायाम का हमने अभ्यास किया और मुझे समय का नहीं मालूम, 8:20 हुए हैं तो मैंने समय का ध्यान नहीं दिया है। तो आइए सत्र को हम अभी और चला सकते हैं क्या? नहीं मैम, ठीक है, कल के लिए समय दें। ठीक है, ठीक है। तो आइए अंत में हम सत्र को अंत करेंगे खुशी के साथ, हंसते हुए। यदि हम सुबह हंसते हुए उठते हैं, सुबह सुबह मुस्कुरा देते हैं तो यकीनन सारा दिन हमारा मुस्कुराते हुए बीता है। तो यदि आप ध्यान नहीं भी लगाएंगे तो अपने आप पॉजिटिव विचारों से आपके अंदर आने लगेंगे। लेकिन सुबह सुबह यदि आप निराशा का भाव ले आएंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, तो सारे दिन नेगेटिव रहेंगे। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मुस्कुरा दीजिए। तो स्मित हास्य, हास्यासन हम करते हैं 2-3 प्रकार से। स्मित हास्य, मुस्कुरा दीजिए। लिप्स को ब्रॉड करेंगे लेकिन दांत नहीं दिखेंगे। मुस्कुरा दीजिए। अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए। देखिए डिंपल पड़ रहे हैं कईयों के। इतना सुंदर चेहरा मुस्कुराते हुए तो पसंद आता है। और आपको ऐसे कोई मुंह बनाए हुए मिल जाएगा तो आपका बात करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है। मुस्कुरा दीजिए। और हास्यासन की दूसरी क्रिया स्मित हास्य, मुंह खुलेगा, दांत दिखेंगे लेकिन साइलेंसर लगेगा, आवाज नहीं आएगी। शरीर को गदगद करना है, शरीर को प्रफुल्लित करना है। लंग्स का व्यायाम हो रहा है इसमें पूरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। साथ में पेट पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पेट का फैट भी कम होता है। हास्यासन से पेट का फैट कभी सुना है आपने? कई लोगों की तो आवाज आने लग गई होगी इसमें, मेरे को देख के ही आ रही होगी। तो आवाज वाला तो हम अब लास्ट में करेंगे। कैसे? खुलकर ठहाका लगा के हंसेंगे, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, और प्रफुल्लित होते हुए सारी नेगेटिविटी जो बच रही है प्राणायाम के बाद भी निकाल दीजिए बाहर को। जब क्लास इस योग सत्र को बंद करेंगे ना तो किसी के अंदर भी कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और चलिए प्रसन्नता के साथ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जिन्होंने मुझे बहुत ध्यान से सुना और अपना एडवेंचर पतंजलि परिवार, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही आभार मेरा। और कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही जिनको मैंने बीच में टोका हो, उन्हें बुरा लगा हो तो भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि झुकने में कोई नहीं है। झुकता वही है जो बड़ा है, क्षमा वही करता है जो बड़ा है, जो अकड़ कर रहता है वो मुर्दा शरीर है। तो आइए, बहुत बहुत आपका स्नेह मिला, सम्मान मिला। मैं आपको बहुत बहुत सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नमस्कार।